हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। सारंग कंपनी में मृत्युंजय अपने केबिन के बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा। तभी राजीव वहां आकर बोला, क्या हो गया मृत्युंजय? मृत्युंजय दूर तक फैले मुंबई के शोर को सुनते हुए बोला, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन सब कुछ तो ठीक है, तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? मृत्युंजय सिर घुमाकर राजीव की तरफ देखते हुए, वो काम हुआ जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, इस बार जीत तुम्हारी होगी मृत्युंजय सारंग। हर बार जीत है और इस बार भी वही जीतेगा। मृत्युंजय ने सिगरेट को एस्ट्रे में समास करते हुए कहा, जिसे सुनकर राजीव मृत्युंजय को देखते हुए बोला, 2 दिन बाद डेविड शादी कर रहा है। मृत्युंजय हल्का मुस्कुराते हुए, उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है शायद इसलिए। खैर, इस बारे में कौन कौन जानता है? खुराना फैमिली और उसके कॉलिंग के अलावा और कोई नहीं जान रहा इस बारे में, राजीव ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, 2 हफ्ते बाद अदिति और शोभित की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और लगे हाथ फलक और रुद्र की शादी भी होनी है। ये सुनकर राजीव उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया और बिजनेस ऑफ मैन ऑफ द ईयर के लिए तुम्हें नॉमिनेट किया गया है। जिस पर मृत्युंजय एक स्मृति के साथ बोले, मुझे इतनी जल्दी कामयाबी नहीं चाहिए, कुछ वक्त रुकना है। जिस पर राजीव मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, अभी जो तुम कांड करने वाले हो ना, इस बारे में सुनने के बाद पता नहीं घर वालों का क्या रिएक्शन होगा और मुझे लगता है कि तुम्हें सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने अभी ये सब पब्लिक नहीं किया है, पहले पब्लिक होने दो, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तभी मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय देखता है उसे महक कॉल कर रही थी। मृत्युंजय महक के कॉल को देख राजीव की तरफ देखते हुए बोला, ये है ना, इसके रहते मुझे कोई फिक्र नहीं है। जिस पर राजीव मुस्कुराते हुए बोला, कॉल कट हो जाएगा, अटेंड कर लो। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोलिए रानी साहिबा। दूसरी तरफ से महक थोड़ी नाराजगी से बोली, मैं कोई रानी नहीं हूँ और मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं अवस्थी हाउस जा रही हूँ और अभी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। यह सुनकर मृत्युंजय जल्दी से बोला, तुम क्या करने जा रही हो वहाँ पर? और अव्यक्त अभी यह बहुत छोटा है। जिस पर मैं थोड़ी प्रार्थना को भरी आवाज़ में बोली, सिद्धू आज ट्रेनिंग पर चला गया, इसलिए माँ का कॉल आया था, वो काफ़ी अकेली है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके वापस आने से पहले आ जाऊँगी। मृत्युंजय कुछ पल रुक कर बोला, ठीक है, वहाँ पर आराम से चली जाओ और ड्राइवर को वापस आने के लिए कह देना, मैं तुम्हें ऑफिस से निकलते ही लेने आऊँगा। महक मृत्युंजय के बात सुनकर, थैंक यू मृत्युंजय, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। मृत्युंजय एक नज़र राजीव को देखने के बाद महक से बोला, तुम आई लव यू मुझे किसी और तरीके से भी कह सकती है। राजीव मृत्युंजय को घूरने लगा। वही महक फ़ोन रखते हुए, नेटवर्क नहीं आ रहा, रख रही हूँ, बाय। इतना कहकर महक कॉल कट कर देती है। मृत्युंजय कॉल कट होने पर अपने फ़ोन को घूरने लगा, जिसे देखकर राजीव बोला, तू नजारा तमीज़ सीख ले बेशरम आदमी। बीवी के सामने कौन बेशरम नहीं बनना चाहता यार, और मुझ में बहुत तमीज़ है, इसलिए बस कहा था थैंक यू, किसी और तरीके से कह सकती है। मृत्युंजय ने राजीव की बात को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे सुनकर राजीव निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर, तेरे इस स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे 6 महीने बाद फिर से गुड न्यूज़ आएगी। महक प्रेग्नेंट है। मृत्युंजय राजीव के बाद अपने दांत पिसते हुए, अपनी इस अशुभ भरी जुबान से बकवास मत किया कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल निकल अब यहाँ से। राजीव मृत्युंजय की बात सुनकर उसे घूर कर बोला, ठीक है जा रहा हूँ। इतना कहकर राजीव मृत्युंजय के केबिन से बाहर चला जाता है। राजीव के जाने के बाद मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाला व्यक्त के फोटो को देखने लगता है, जिसे उसने आज सुबह उसकी सिकाई के वक्त खींचा था, और उस फोटो को देखकर मुस्कुरा देता है। तभी राघव मृत्युंजय के केबिन में आकर बोला, सर, वो रसिया वाले ट्रांसपोर्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, वहाँ से लोग आए हुए हैं। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे मेल आया था, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय अपना फ़ोन बंद कर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस रूम में आता है, जहाँ पर एक 25 साल का लड़का और 22 साल की लड़की बैठे हुए थे। वो लड़का मृत्युंजय को देख कुर्सी से खड़ा हो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हेलो मिस्टर सारंग, आई एम चित्रांग मित्तल। मृत्युंजय 2 मिनट चित्रांग मित्तल को देखने के बाद अपना सिर हिलाते उसे साथ मिला लेता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हुए कहता, तो करण चावला का क्या हालचाल है मिस्टर मित्तल? चित्रांग मृत्युंजय की बात सुन कुछ पल उसे देखने के बाद बोला, चलिए अच्छी बात है, आपको पता चला वो बिल्कुल ठीक है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन शायद अब उसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जब मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा कि कैसे नित्या मित्तल को अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती उससे शादी कर ली। मृत्युंजय ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। आरोही मृत्युंजय की बात सुनकर चित्रांग की तरफ देखते हुए बोले, तुमने बताया नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं। चित्रांग आरोही की बात सुनकर बोला, मैं तो तुम्हें यहाँ लाना भी नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहो।
आरोही अपने दांत पीस कर बोली, तुम मुझसे बदतमीजी मत किया करो, मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद। हम चले यहाँ से, हमें इनके साथ नहीं काम करना। चित्रांग आरोही को इग्नोर कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर खन्ना को मैंने मेल किया था, तब उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कांटेक्ट करना होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मेरे एजेंट के सामान डिलीवर करने से मना क्यों कर दिया? अब जिस कंपनी का मालिक चोर है वो कंपनी कैसी होगी, इसलिए मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुनकर आरोही कुर्सी से खड़ी हो अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली, जहाँ तक बात है फैमिली रेपुटेशन की, वो तो हमें भी पता है सारंग परिवार कैसा है, इसलिए मेरे भाई को चोर बिल्कुल मत करना। आरोही के बात पर मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, करण चावला की बहन बिल्कुल उसी तरह पागल है। आरोही चित्रांग के बाद तरफ देखते हुए बोली, चित्रांग, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें इनके साथ काम नहीं करना है, और बेहतर होगा कि मिस्टर खन्ना से भी हम अपने सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दें। चित्रांग आरोही की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ से बाहर जाओगे या फिर चुपचाप बैठोगे? जिसे सुनकर मृत्युंजय चित्रांग की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर मित्तल, समझाइए मिस चावला को, गुस्से में काम नहीं बनते बल्कि बिगड़ जाते, और मैं चुप हूँ तो उन्हें गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, वरना अगर मैं चिल्लाया तो शायद आप दोबारा कभी सारंग कंपनी के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। चित्रांग आरोही को एक नज़र घूरने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मेरा यह फैमिली मैटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर बिजनेस की बात करने आया हूँ। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, नित्या मित्तल, सारे माल ट्रांसफ़र कर दूंगा, माल वापस कर दूंगा, बस बदले में नित्या मित्तल चाहिए। ये सुनकर चित्रांग अपनी आंखें छोटी करके बोला, नित्या मित्तल का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, उसका हस्बैंड करण चावला है, और ये बिजनेस भी तो करण चावला का है ना, तो उसे अप्रूव करने का जिम्मेदारी मेरी है, और जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी मैं इसे अप्रूव नहीं करने वाला, मृत्युंजय ने जवाब दिया। चित्रांग मृत्युंजय की बात पर बोला, आपका नित्या मित्तल से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था कि मतलब अगर नित्या मित्तल से था तो मेरी बहन को क्यों किडनैप किया गया था, बोलो, मृत्युंजय ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर चित्रांग कुछ पल चुप रहकर बोला, हम इस बारे में करण से बात करेंगे। मृत्युंजय चित्रांग की बात पर अपना सिर हिला देता है तो चित्रांग करण को कॉल करता है। दूसरी तरफ से करण कॉल अटेंड करते हुए बोला, ऑफिस में हूँ। जिसे सुनकर चित्रांग बोला, मैं तुझे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, अटेंड कर। इतना कहकर चित्रांग कॉल कट कर देता है और अपने लैपटॉप प्रोजेक्टर के साथ कांटेक्ट करता है। कुछ देर बाद करण कॉल अटेंड कर अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, क्या बात है? चित्रांग करण के एक नज़र देखने के बाद बोला, एक प्रॉब्लम हो गई है। करण स्क्रीन के सामने खड़ा होते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम? मृत्युंजय स्क्रीन के सामने आते हुए बोला, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हूँ। मृत्युंजय को देख करण बिना किसी भाव के बोला, मिस्टर सारंग, आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आप मेरी प्रॉब्लम कैसे हो गए? जिसे सुनकर मृत्युंजय करण को देखते हुए बोला, नित्या मित्तल वापस चाहिए। आई डोंट केयर कि तुम्हारे उसके साथ शादी हो गई, उसे वापस लेकर आओ। जिस पर करण तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मेरी बीवी वापस चाहिए? क्यों? शायद अपने साले का बदला ले रहे हो कि मैंने उसे गोली मारी? करण की बात पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कनेक्शन कहाँ है, और जहाँ तक बात है सुधांशु की, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो नित्या वापस करो। करण अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, आपके साथ बिजनेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सारा टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मैं नित्या वापस नहीं करूँगा। मृत्युंजय करण की सीधी बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, और कोई बहस नहीं करते। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता और चित्रांग की तरफ देख कर कहता है, दरवाज़ा उस तरफ है। चित्रांग कुछ कहता उससे पहले ही आरोही खड़े होते हुए मृत्युंजय से बोली, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप नुकसान के लिए रेडी रहिए, क्योंकि फॉरेन में आपका काफ़ी बिजनेस है, जिनमें से एक बिजनेस चावला ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर नहीं आता, इसलिए तुम्हारी ये बेबुनियादी की धमकी अपने पास रखो, छोटी बच्चे। मृत्युंजय ने आरोही के बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर आरोही बुरी तरीके से मृत्युंजय को घूरते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती है। चित्रांग आरोही के जाने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सारंग। मृत्युंजय चित्रांग को 2 मिनट लगातार देखने के बाद कुछ सोच कर बोला, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, किसी से मिलता है तुम्हारा चेहरा, लेकिन याद नहीं आ रहा। चित्रांग तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बहुत गहरा रिश्ता है आपसे, पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए बातें यहीं तक थी, सी यू सून। इतना कहकर चित्रांग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। चित्रांग के जाने के बाद एक आह भरते हुए बोला, सब इस कशिश के कारण हो रहा है, कमीना। इतना कहते हुए मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। दोपहर का वक्त विप्लव बॉबी को पूरे कॉलेज में ढूंढ चुका था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली थी, इसलिए वो सीधा अदिति के क्लास में आ गया था। विप्लव अदिति के क्लास में आता है, जहाँ लेक्चर
हर ले रहा था, लेकिन विप्लव उन्हें इग्नोर कर इधर उधर नजरें फिराने के बाद उसकी नज़र सीधा कुणाल पर पड़ जाती है और कुणाल के पास जाकर कहता है, भाव्या कहाँ है? कुणाल विप्लव के बात पर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें उससे क्या लेना देना? विप्लव एक नज़र लेक्चरर को देखने के बाद खिसियाने मुस्कान के साथ बोला, बेटा कुछ दिन पापा ने पॉकेट मनी नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा बाप नहीं है। तो बताओ कहाँ है भाव्या? कुणाल विप्लव के बात सुनकर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हो गई उसकी बहुत ज़्यादा मनमानी, अब तो वापस चली गई। कुणाल की बात सुनकर विप्लव की आंखें डार्क हो जाती है और बुरी तरीके से कुणाल को घूरते हुए कहता है, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? अदिति उन दोनों के बात को बढ़ता हुआ देख विप्लव के पास जाकर बोले, वापी हम बाहर चलते हैं, अगर इस बारे में मॉम को पता चल गया तो बहुत डांटेगी। जिस पर विप्लव अदिति को इग्नोर कर कुणाल से बोला, तुझसे जितना पूछा जाए उसका जवाब दे, भाव्या कहाँ है? कुणाल लेक्चर की तरफ देखते हुए बोला, सर सीनियर आकर मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। विप्लव लेक्चरर के कुछ कहने से पहले उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर मेरी गर्लफ्रेंड गायब है, इसलिए मैं अपने साले से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 2 मिनट का समय और दीजिए। ये कहते हुए विप्लव की आवाज़ काफ़ी डरावनी महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते हुए लेक्चरर आगे और कुछ न बोल पाए। वहीं कुणाल विप्लव को घूरते हुए बोला, पापा को तुम्हारे और बॉबी के बारे में पता चला तो उन्होंने बॉबी को कॉलेज से आने से मना कर दिया है। ये सुनकर कुणाल उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, तो पहले कहना चाहिए था ना, ससुर विलन बनने की कोशिश कर रहा है, मैं उन्हें मना लूँगा। इतना कहकर विप्लव लेक्चरर की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, आप अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं सर, थैंक यू। इतना कहकर विप्लव अपने चेहरे को एक्सप्रेशंस बदलते हुए क्लासरूम से बाहर चला जाता। इधर मित्तल मेंशन में मीरा का 5वां महीना शुरू हो गया था, इसलिए कशिश ज़्यादातर वक्त मीरा के साथ बिताता था ताकि उसे किसी भी तरीके की दिक्कत ना, और उसने मीरा के लिए पर्सनल केयर टेकर भी हायर कर दिया था ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मीरा का ख्याल रख सके। मीरा की जिद करने पर कशिश ने उसके लिए एक सिलाई मशीन ली थी, जिसमें मीरा अक्सर आउटफिट डिजाइन करके उसे बनाया करती थी, और आज भी और रूम में बैठे सिलाई कर रही थी। तभी कशिश उस रूम में आकर बोला, आज क्या बना रही हो? मीरा अपने डिजाइनिंग कॉपी में ड्रॉ करके एक डिजाइन को कशिश को दिखाते हुए बोली, मैं इसे बना रही हूँ। जिसे देखकर कशिश मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम तो इसमें काफ़ी सुंदर लगोगे। मीरा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं नहीं लगूंगी क्योंकि अब मेरा टमी बाहर आ रहा है। ये सुनकर कशिश मीरा के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तो क्या हुआ, अपने साइज में बना लो और खुद में उदास होने की ज़रूरत नहीं। मीरा कशिश के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सफोकेशन महसूस हो रही है। जिस पर कशिश मीरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो कुछ खा लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। मीरा कशिश के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मुझे कुछ क्रंची सा खाने का मन कर रहा है और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या नित्या यहाँ नहीं आ सकती? मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। कशिश मीरा के कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए, मैं उसके हस्बैंड से बात करता हूँ, मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। मीरा कशिश की बात सुन खुशी के साथ बोली, क्या सच में आप नित्या को लेकर आओगे? कशिश अपना सिर हिला कर केयर टेकर के तरफ देखते हुए बोला, आंटी मीरा को भूख लगी है, उसे खाना दे दीजिए। ये देखकर मीरा कशिश के हाथ को पकड़ते हुए, आप नहीं खाओगे? कशिश उसके बगल में बैठते हुए, मैं तुम्हें खाता हुआ देखूंगा। मीरा कशिश की बात सुन मुस्कुरा देती है और अपने लिए आया खाना खाने लगती है। वत्स हाथ में दीप ज्योति के गले पर किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसमें ज्योति उसका पूरा साथ देते हुए मौन कर रही थी। बाहर से दीपांजलि दरवाजे पर लात मारते हुए, डैडा। दीप जल्दी जल्दी अपने कमर को मूव करते हुए ज्योति को पकड़कर बोला, मैं इसे सच में इस बार किंडरगार्टन में एडमिशन दिलाकर रहूँगा। ज्योति दीप की बात सुन कसकर बेडशीट को पकड़ते हुए बोली, तो धीरे करो ना। दीप ज्योति के पैरों को पकड़ अपने कमर पर रैप कर लगभग उसके ऊपर हावी होते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है, तो ज्योति भी इसे कसकर गले लगा लेती है। ज्योति दीप गले पर किस करते हुए, शायद हमें दीपा को कुछ दिनों के लिए शारंग विला भेज देना चाहिए। ये सुनकर दीप ज्योति को ब्लैंकेट से कवर कर अपने पैंट को पहनते हुए, क्यों दीपा के लिए भाई लाने का इरादा है क्या? ज्योति ब्लैंकेट को पकड़े हल्का सा मुस्कुराते हुए, आपको क्या लगता है? दीप अपने शर्ट को पहनने के बाद ज्योति के होठों पर चुम कर बोला, ठीक है हम तैयारी करेंगे, तुम जाकर शावर ले लो, तब तक मैं हमारी बेटी को संभालता हूँ। इतना कहकर दीप ज्योति को उठाकर वॉशरूम के दरवाजे के पास छोड़ देता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने दीपांजलि अपने हाथ को कमर पर बांधे गुस्से में दरवाजे को घूर रही थी। दीप झुककर दीपांजलि के हाथ को पकड़ने लगता है तो दीपांजलि उसके हाथ को झटक कर कहती है,
मुझे बात नहीं करनी आपसे। दीपांजलि के बात सुनकर बोला, दीपा बेटा मैं काम कर रहा था और आपकी मम्मा शावर ले रही हैं। दीपांजलि दीप की बात सुनकर बोली, आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि दीपा परेशान करती हैं? दीपांजलि की नाराज़गी भरी आवाज़ पर दीप जल्दी से बोला, नहीं बेटा, मुझे परेशान नहीं करता, बल्कि डैडा को तो अपने बेटे को बहुत प्यार चाहिए, तो प्लीज़ मेरा बेटा गले लग जा। ये कहते हुए दीप घुटनों के बल दीपांजलि के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर दीपांजलि दीप के कंधे को पकड़कर बोली, नहीं आप खड़े हो रहो। शिव बताता है कि मम्मी पापा को कभी भी अपने सामने झुकने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर दीपांजलि को अपने गोद में उठाते हुए बोला, क्या बात है, हमारी दीपा को इतना अच्छा दोस्त मिल गया? दीपांजलि अपना सिर हिलाते हुए, हाँ डैडा, शिव बहुत अच्छा लड़का है। दीप दीपांजलि को लेकर लिविंग रूम की तरफ आते हुए बोला, तो दीपा कुछ दिन शिव के साथ रहना पसंद करोगे? लेकिन शिव तो सारंग बिल्ला में है और आज बुआ नानी के घर आ गया है। दीपांजलि ने जवाब दिया। ये सुनकर दीप कुछ मिनट सोचने के बाद, ठीक है, तो मैं तुम्हें शिवा के पास ले चलूँगा। दीपांजलि दीप की बात सुनकर बोली, तो दीपा अपनी मम्मा को भी लेकर जाएगी। जिस पर दीप जल्दी से बोला, लेकिन तुम्हारी मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तुम्हारे डैडा उनकी हेल्प करेंगे। दीपांजलि दीप की बात सुनकर उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए, तो मुझे नीचे उतरो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। शिव कहता है किसी की तबीयत खराब हो तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिसे सुनकर दीप मन में बोला, हाइट और उम्र के से कुछ ज़्यादा ही दिमाग है इस लड़के के पास, इससे तो बात करनी पड़ेगी, मेरी बेटी को यह सब ना सिखाया करें। इतना सोचते हुए दीप दीपांजलि से बोला, मम्मा शावर ले रही है, चलो डैडा तुम्हें लैपटॉप में एक नया वीडियो बताएंगे। दीपांजलि अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, दीपा को मम्मा के पास जाना है। इतना कहकर दीपांजलि जल्दी से उसकी गोद से उतर जाती है और कमरे की तरफ चली जाती है। दीप उसे जाता हुआ देखकर खुद से बोला, इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये मुझे बेबी प्लानिंग करने देंगे। इतना सोचते हुए दीप एक गहरी सांस भरकर उसके पीछे बेडरूम के अंदर चला आता है। शोभित कार ड्राइव कर रहा था और वर्षा उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन उसका ध्यान टैब पर था। तभी वर्षा शोभित से बोली, ब्रिज वाले रास्ते से लेकर जाना, मुझे स्वीटी के लिए कुछ सामान खरीदना था। शोभित वर्षा के बाद सुन कंफ्यूज में बोला, स्वीटी? मेरा पति विकल्प सारंग, मैं उसे प्यार से स्वीटी कहती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो ब्रिज वाले रास्ते से चले, वर्षा ने जवाब। जिसे सुनकर शोभित वहाँ मुंह बनाते हुए बोला, मेरा भाई विक्की से सीधा स्वीटी हो गया। लड़कियाँ भी ना अजीब अजीब नाम रखती है, ये प्यार से बुलाने का तरीका होता है क्या? तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार से कुछ नहीं कहती? वर्षा ने टैब बंद करते हुए शोभित से कहा, जिस पर शोभित उसकी तरफ देख फिर से ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला, वो मुझे शोभित जी कहते हैं। ये सुनकर वर्षा शोभित को देखते हुए बोली, मैं भैया कहूँ या फिर शोभित कहूँ को, क्योंकि हम दोनों सेम एज के हैं, हालांकि रिश्ता बड़ा है। शोभित वर्षा के बात सुनकर बोला, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ज़बरदस्ती नहीं। वर्षा शोभित की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, वैसे कंग्रेचुलेसन टेंडर अपने नाम करने के लिए हम पिछले आधे घंटे से साथ हैं, लेकिन तुम मुझे अब जाकर कंग्रेचुलेसन कर रही हो? चलो अच्छी बात है, थैंक यू, शोभित ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। जिसे सुनकर वर्षा सामने की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों की फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन इतना ही ज़्यादा खतरा होता है आपकी फैमिली को। ये सुनकर शोभित उसकी तरफ देखते हुए बोला, और हम सारे खतरे को भाप कर उसे साइड करना अच्छे से जानते हैं। वर्षा शोभित की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है। शोभित अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा देता है कि पीछे से एक ट्रेलर आकर शोभित के कार के ठोक देता है, जिस कारण वर्षा का सिर सीधा डैशबोर्ड से टकराता है और वहां से खून बहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।